हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 9 से 10 बजे हम लोग रोजाना आपके बीच आते हैं और उत्तराखंड और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम आपके सामने इस समय लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग 9 से 10 बजे आते हैं, जो हमसे रोजाना नए जुड़ते हैं, उनको भी बताना चाहूँगा कि हम लोग रोजाना 9 से 10 बजे आते हैं मॉर्निंग में और आप सभी लोग 9 से 10 बजे अवश्य हमसे जुड़े, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड की होने वाली, उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम उत्तराखंड और हिंदी विषय के लेकर आते हैं। इसके साथ साथ आप इन प्रश्नों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने दोस्तों इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी इन सारी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, हम लोग इस समय उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग यानी कि 29 में पहुंच चुके हैं। 29 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले 28 हो चुके हैं हमारे। तो आप लोग जो नहीं देख चुके हैं तो आप लोग वहां पर जाइए प्लेलिस्ट में और इन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का आनंद लीजिए। आगामी जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, उनमें ये 100% बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं आपके लिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं देरी ना करते हुए आज के इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों में सबसे पहला जो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में असंगत को छांटिए। सबसे पहला आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमेशा जो है पहला ही क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दे देते हैं कि निम्न में असंगत को छांटिए। भाई मुझे भी इस तरह का शौक नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि एक छोटा सा शॉर्ट लाइन में क्वेश्चन आपको बना दूं, लेकिन मैं इसलिए आपके लिए प्रश्न लाता हूं ताकि आपको चार जो है यहां पर जवाब मिल जाए। देखिए एक साथ आपको चार चीजें जानने को मिल जाती है। तो पहला ही मैंने प्रश्न आपको लाया है कि निम्न में से असंगत को छांटिए और यहां पर मैंने कुछ मेले दिए हैं, इन मेलों में से आपको एक गलत बताना है। जैसे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा यहां पर कि गणनाथ मेला ये पिथौरागढ़ में लगता है। इसके अलावा दूसरा आपको दिख रहा है जैती मेला पांडुकेश्वर में, लौसर मेला डुंडा में, मानेश्वर मेला आपका चंपावत में दिखा रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है, एक आपको यहां से गलत बताना है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया, ऐसा भी नहीं कि पेपर में नहीं आया हुआ है। तो जो लोग दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे होंगे गणनाथ मेले के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस गणनाथ मेले की बात करें तो गणनाथ मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है दोस्तों, ये हमारा अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और अल्मोड़ा में भी अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में कहां पर लगता है, एक जगह है ताकुला। तो अल्मोड़ा के ताकुला में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ये जो मेला है लगता किस तिथि को, तो आपको याद रखना है कि ये प्रत्येक कार्तिक मास को लगता है, यानी कि कार्तिक मास को लगता है। हमेशा कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, कार्तिक पूर्णिमा इंपॉर्टेंट ये शब्द है। आजकल इस तरह का बन रहा है कि ये मेला किसको लगता है, किस इस तरह का पूछ रहा है। तो आप याद रखेंगे जो ये अल्मोड़ा में गणनाथ मेला लगता है ये हमेशा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज और याद रखेंगे कि पहले इस मेले की जो शुरुआत होती थी वो हमेशा दिवाली के 15 दिन बाद होती थी, है ना। पहले जो प्लेन में दिवाली मनाई जाती है, जो प्लेन्स की दिवाली होती है, तो प्लेन्स की दिवाली के हमेशा 15 दिन बाद लगता था। अब बात आती है कि ठीक है क्या खासियत है इस मेले की, क्या होता है इस मेले में। तो इस मेले की जो सबसे इंपॉर्टेंस बात है वो है दोस्तों, यहां पर जो निसंतान माताएं होती है, महिलाएं होती है, वो यहां पर आती है, प्रार्थना याचिका करती है, रात भर अपने हाथों में दिए जलाकर रखती है और फिर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, यानी कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा इस मेले में होता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा गणनाथ मेला ये पिथौरागढ़ में नहीं लगता है, अल्मोड़ा के ताकुला में लगता है। आजकल अंदर की जगह ही पूछ रहा है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है या फिर पहले ये दिवाली के 15 दिन बाद लगता था। मेले में क्या होता है, तो जो निसंतान महिला है वो संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में दिए जलाकर यहाँ पर प्रार्थना करती है। इसके अलावा दूसरा मेला आप देख रहे होंगे जैती मेला। जैती मेला बिल्कुल सही है, ये पांडुकेश्वर में लगता है। और पांडुकेश्वर आप सभी को पता है दोस्तों, पांडुकेश्वर हमारी जगह है चमोली में। और पांडुकेश्वर में भी ये किस नदी के तट पर लगता है, तो आपको याद रखना है विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा के हमेशा ये याद रखिएगा बाएं तट पर लगता है, समझ गया। विष्णु गंगा के बाएं तट पर इस मेले का जैती मेले की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा दूसरी आप इस मेले से क्या याद रखेंगे, जैती मेले से आप लोग याद रखेंगे कि इस मेले की शुरुआत दोस्तों पहले प्रत्येक वर्ष होती थी, यानी कि पहले इस मेले को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। लेकिन अगर आप वर्तमान में अब देखेंगे तो ये मेला अब 6 साल बाद मनाया जाता है।
तो याद रखिएगा, जैसे अर्धकुंभ लगता है तो ठीक उसी प्रकार से अर्धकुंभ की तरह अब इस मेले की शुरुआत भी लगभग 6 सालों बाद होती है। इसके अलावा अगर कभी इस तरह से पूछे कि यहाँ पर जो है किस तिथि को, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो आप याद रखेंगे ये मेला दोस्तों हमारा माघ संक्रांति को लगता है। कब लगता है? तो माघ संक्रांति आप याद रखेंगे, माघ संक्रांति को इस मेले की शुरुआत की जाती है। अब दूसरी एक खास विशेषता आप याद रखेंगे इस जैती मेले की। इस जैती मेला में क्या होता है, यहाँ पर जो घंटाकर्ण देवता है, घंटाकर्ण के अलावा जैसे कुबेर देवता है, इन देवताओं की डोलियां भी बाहर निकाली जाती है और खूब जो है यहाँ पर पूजा अर्चना जो है इन मेलों में की जाती है। लगभग कहा जाता है कि 11 दिन तक, 9 या 11 दिन तक ये मेला चलता है और सबसे आखिरी दिन इस मेले का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेला भी आप याद रखेंगे। अगला देखो लौसर मेला। लौसर मेला बिल्कुल सही है, लौसर मेला डुंडा में लगता है और ये मेला दोस्तों आपको स्पेशली याद रखना है कि लौसर मेला जो जाड़ जनजाति है भोटिया की, ये उस जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है ना। जाड़ उपजाति है भोटिया जनजाति की, तो उनका ये लौसर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों डुंडा में लगता है उत्तरकाशी में। इसके अलावा लगभग 3 दिनों तक ये मेला चलता है और इसमें कहा जाता है कि पहला जो दिन होता है वो एक तरह से दिवाली के पर्व की तरह मनाया जाता है, पूरे दीप धूप हर्षोल्लास के साथ जलाकर मनाया जाता है। दूसरा दिन ये हरियाली के प्रतीक के रूप में मनाते हैं और तीसरा दिन इनका जबरदस्त होता है, उस दिन इनकी पूजा अर्चना होती है। अब याद क्या रखना है कि उस दिन पूजा अर्चना किसकी होती है, तो आप याद रखेंगे रिंगाली देवी किसकी होती है, यानी कि रिंगाली देवी की ये लोग इस समय पूजा करते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही लौसर मेला कि किस देवी की पूजा होती है, तो रिंगाली देवी की। बाकी ऑप्शन डी में है मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला बिल्कुल चंपावत में लगता है। अब मानेश्वर मेले की खासियत क्या है, पहली बात आप याद रखेंगे कि जो मायावती आश्रम है, मायावती आश्रम के बिल्कुल ये निकट लगता है। इस तरह का पूछा है इस मानेश्वर मेले से, तो पहली याद रखेंगे कि मायावती आश्रम के बिल्कुल निकट लगता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो जगह है, ये जगह है मानेश्वर, इसी मानेश्वर के पास मानेश्वर मेला लगता है। अब इस मेले की भी क्या खासियत है, यानी कि मानेश्वर मेले की क्या खास बात है, तो आपको याद रखना है कि जो मानेश्वर मेला है, इस मेले में दोस्तों एक यहाँ पर शिला है, पत्थर की शिला, उस शिला की पूजा की जाती है। और उस शिला की पूजा किस लिए की जाती है, तो जैसे जो गाय वगैरह होती है, गौ माता जो दुधारू पशु होती हैं, उनकी पूजा की जाती है और ताकि वो दूध आदि अच्छे तरीके से दे सके और जो बाह्य जो बुरी नजर होती हैं उनसे उनको बचाया जा सके। तो इसके लिए मानेश्वर चंपावत का मेला लगता है। तो इंपॉर्टेंट थे चारों मेले। इन चारों मेलों के बारे में इस तरीके से आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि मांगजांगी और पिंठा संस्कार ये किस जनजाति से संबंधित है। मांगजांगी, इस तरह से भी जनजातियों से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, जैसे मांगजांगी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेगा जनजातियों से इस तरह के शब्द, तो आपको उन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अब जो मांगजांगी है, राजी है, थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, ये भी ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने नॉर्मली जनजातियां पढ़ी होगी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग इसका जवाब देते रहे कमेंट बॉक्स में, और जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ यानी कि राजी जनजाति के साथ, वो यहां पर बिल्कुल सही जा रहे होंगे, क्योंकि मांगजांगी और जो पिंठा संस्कार है ये एक तरह से इस जनजाति में वैवाहिक संस्कार माने जाते हैं ना। जैसे होते नहीं अलग अलग जनजातियों में अपनी अपनी वैवाहिक जो प्रथाएं हैं वो अलग अलग है, तो ठीक इसी प्रकार में इनमें भी शादी की जो प्रथाएं हैं, संस्कार है, वो मांगजांगी और पिंठा से शुरू होते हैं। तो याद रखिएगा ये राजी जनजाति से है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के वीर शहीद केसरी चंद ये कब शहीद हुए थे। आजाद हिंद फौज में शामिल थे और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों जौनसारी जनजाति से इनका जुड़ाव है, और जौनसारी जनजाति में भी इनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था, तो ये जन्मे थे क्यावा गांव में, है ना। क्यावा में इनका जन्म हुआ था और एकमात्र है जौनसारी जनजाति से जिन्होंने आजाद हिंद फौज में भी शामिल हुए थे, और अंत तो दोस्तों अपना इन्होंने वहां पर बलिदान भी दिया था, शहीद हो गए थे। तो आपको बतानी है 3 मई 1945, 5 मई 1943, 3 मई 1947 या इनमें से कोई नहीं। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी लोग जा रहे होंगे 3 मई 1945 को, क्योंकि ये जो 3 मई 1945 की तिथि है, इसी 3 मई को प्रत्येक वर्ष जो है इनका जो है वो भी इनकी उस पर एक मेले का आयोजन भी किया जाता है, और ये मेला दोस्तों चक्राता में लगता है। चक्राता में इस मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो चौली थात वहां पर एक जगह है, इसी चौली
ताथ में, या फिर यहीं पर इसी को रामताल गार्डन भी कहते हैं। तो चौलीताथ या रामताल गार्डन, यहाँ पर इनका 3 मई को मेला लगता है। इसके अलावा अगर जन्म की बात करें तो जन्म दोस्तों इनका 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म भी हुआ था। तो याद रखिएगा जौन सा जनजाति से है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि लघु हिमालय में निवास करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? लघु हिमालय में, लघु हिमालय, देखो बहुत सारे लोग तो यही नहीं समझते हैं कि लघु हिमालय है कौन सा, है ना। कुछ लोगों को सीधा इस तरह से याद होता है कि वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय, देखो थोड़ा सा आसानी दे देता हूं, लघु हिमालय दोस्तों किसको कहते हैं, यानी कि मध्य हिमालय की बात हो रही है यहाँ पर, तो मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय। बहुत सारे लोग शिवालिक को सोचते हैं लघु हिमालय छोटा हिमालय, है ना, नहीं, ये लघु हिमालय मध्य हिमालय को कहा जाता है। तो कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? भोटिया, थारू, राजी, जौनसारी, इनमें से आपको जवाब अपना देना है। और जो लोग जवाब दे रहे होंगे दोस्तों इस समय, यानी कि ऑप्शन डी के साथ, जौनसारी जनजाति के साथ, वो जा रहे हो बिल्कुल सही, क्योंकि यही जो जौनसारी जनजाति है ये मुख्य रूप से इस मध्य हिमालय में निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों मध्य हिमालय की और विशेषता क्या है, जैसे इनमें से खेती पूछ लेता है कि सीढ़ीदार खेती किस हिमालय की विशेषता है। तो सीढ़ीदार खेती दोस्तों ये जो इस तरह के खेत होते हैं ये मध्य हिमालय में होते हैं। अगर हम लोग बात करें वृत्त हिमालय की, तो वृत्त हिमालय में कैसी कृषि की जाती है? ढलानी खेती की जाती है, क्योंकि वहां पर जो है हल जो है बैलों से नहीं जोते जा सकते, क्योंकि बिल्कुल इस प्रकार का हिमालय, तो कुदाल से खोदकर ढलानी खेती। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे शिवालिक और मैदानी भाग में, वहां पर मैदानी खेती की जाती है। तो ये पता होना चाहिए। वर्षा पूछ लेता है, समझ गया आपकी वर्षा कहाँ पर जो है किस क्या कहते हैं, छाया वृष्टि क्षेत्र है, कहाँ ओलावृष्टि क्षेत्र है, कहाँ वर्षा वृष्टि क्षेत्र है, ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछा है फिलहाल किस में सर्वाधिक जो है जनजाति पाई जाती है, तो इस हिमालय में जौनसारी। अगर भोटिया की बात की जाए तो भोटिया दोस्तों वृत्त हिमालय में पाई जाती है। बाकी ये दोनों जनजातियां ये नीचे शिवालिक और तराई वाले क्षेत्रों की जनजातियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, गोरखों द्वारा लंदन फोर्ट किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके द्वारा लंदन फोर्ट किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था, इसका आपको जवाब देना है। गोरखों द्वारा लंदन फोर्ट किले का, अगर दोस्तों हम लोग, आपके पास ऑप्शन है यहां पर सन 1785, 1791, 1799 और 1788, इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्द से जल्द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गोरखों द्वारा लंदन फोर्ट किले का निर्माण किस वर्ष किया गया। अगर जो आप लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन बी, वो बिल्कुल दोस्तों सही जा रहे हैं, 1791 में। देखो ये जो लंदन फोर्ट का किला है, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये पिथौरागढ़ जनपद में है और बहुत ही मजबूत किला है, गोरखों के द्वारा ये बनाया गया। अब पिथौरागढ़ जनपद में इस किले का निर्माण गोरखों ने कब किया? सन 1791 में किया था। 1791 में जब गोरखों ने इस किले का निर्माण किया तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा, यानी कि बावली की गढ़। ये याद रखना बहुत जरूरी है, बावली की गढ़, ये नाम दोस्तों गोरखों ने इस किले का नाम रखा था। बावली की गढ़ इस किले को गोरखों ने रखा था। और ये किले, अगर आप इस किले को देखेंगे, इतना मजबूत किला है, ये 2 मंजिल किला है और 2 इसके द्वार है। बाकी बहुत ही मंद, बाहर से जो है अंदर प्रवेश करना इसमें बहुत ही कठिन माना जाता है। तो उस दौरान उन्होंने इतना मजबूत किला बनाया था, बावली की गढ़ इसका नाम था। बाद में जब अंग्रेजों का 1815 में आधिपत्य स्थापित हुआ यहाँ पर, तो दोस्तों 1815 में फिर उन्होंने ही इसी का नाम लंदन फोर्ट रख दिया था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। 1815 में उन्होंने लंदन फोर्ट किया, जब इन्होंने बनाया था तो बावली की गढ़ के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1791 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार यानी कि हिमांशु जोशी का निधन किस वर्ष हुआ था? ये प्रसिद्ध साहित्यकार है हिमांशु जोशी जी, और हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ। इस तरह का क्वेश्चन इनसे पक्का बन सकता है। जो हाल फिलहाल में कोई साहित्यकार जिनका निधन हुआ है, तो उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनकी तिथि भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनका अच्छे से जो है क्या कहते हैं, कोई अगर उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कोई उनको सम्मान मिला है, जैसे हाल ही में आप सभी को पता है हमारे बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनका देहांत हो गया, तो उनके बारे में आपको पूरा डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ये साहित्यकार हिमांशु जोशी जी है, इनका निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि किस वर्ष इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 2018, 2019, 2020 या 2017। इसके आप लोग जवाब दे रहे होंगे, और जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ यानी कि 2018 के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। हिमांशु जोशी जी, अगर हम लोग दोस्तों इनकी बात करें तो इन्होंने साहित्य में बहुत ही अहम योगदान दिया है अपना। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो देखो इनका जन्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 4 मई 1935 को,
4 मई 1935 को इनका जन्म हुआ था। और कहां पर जन्मे थे ये? तो इनका जन्म हुआ था चंपावत में, चंपावत। और चंपावत में भी अगर कभी, क्योंकि आजकल गांव, अंदर से गांव भी पूछ रहा कि चंपावत में कहां पर हुआ, तो आप लगना चंपावत में इनके गांव का जहां पर ये जन्मे थे जोशियुड़ा, जोशियुड़ा। तो जोशियुड़ा एक गांव है चंपावत में, वहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। बाकी 2018 में इनका देहांत हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि जेसुइट एड्रेडो और मर्क्यूस, ये 2 पादरी थे, ये किस पंवार शासक के समय यहां पर यानी कि उत्तराखंड में उस दौरान आए थे? उस समय कौन पंवार शासक थे? ऑप्शन देखो, श्याम शाह थे, प्रदीप शाह थे, महिपति शाह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं था। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ, वो दोस्तों बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है यानी कि श्याम शाह। तो जेसुइट एड्रेडो और मर्क्यूस इन्हीं के टाइम पीरियड पर यहां पर आए थे। श्याम शाह, भाई श्याम शाह को याद करते ही आपको सीधा दिमाग में वो नाम कौन सा याद आना चाहिए जो जिंदगी भर अपने किससे परेशान रहा? अपने वैवाहिक जीवन से परेशान रहा है ना। 60 रानियों से विवाह कर दिया था इसने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित का चयन कीजिए। यह भी इतिहास से जुड़ा हुआ है और यहां पर जो है कुछ ये कथन दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। स्टेटमेंट है, जैसे किसको राजनीतिक चतुर राजा कहा जाता है? सहजपाल को। अगला है गढ़वाल का शिवाजी फतेहपति शाह। नेक्स्ट है गढ़वाल का कर्ण मानशाह। और अगला है प्रजा को सुख देने वाला राजा श्याम शाह। तो आपको इनमें से एक को छांटना है जो गलत है यहां पर, है ना, बाकी सारे सही है। तो जो गलत है, अगर आप लोग देख रहे होंगे राजनीतिक चतुर राजा, राजनीतिक चतुर राजा बिल्कुल सहजपाल को ही कहा जाता था, है ना। प्रजा को सुख देने वाला राजा, तो प्रजा को सुख देने वाला राजा श्याम शाह नहीं है दोस्तों, ये गलत है। प्रजा को सुख देने वाला राजा भी सहजपाल है। इसके अलावा दोस्तों शत्रु को संताप देने वाला, ये भी जो है शत्रु को जो है पराजित करने वाला, तो वो भी सहजपाल को ही कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी फतेहपति शाह को कहा जाता है और गढ़वाल का कर्ण मानशाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारे पास, और 10वां प्रश्न देखिए, पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये जो पार्वतीश्वर मंदिर है, ये मैं पहले किसी अपनी इसी सीरीज में जो हमारी चल रही है वहां पर डिटेल से इसको समझा चुका हूं। आज मैंने सिर्फ इसलिए लाया है कि जो लोग मुझसे लगातार जुड़े, क्या वो इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए कि पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा, उद्योग चंद के द्वारा, कल्याण चंद के द्वारा, बाज बहादुर चंद के द्वारा। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि पार्वतीश्वर का मंदिर कहां पर है, क्योंकि मैं पूरा आपको पहले पढ़ा चुका हूं डिटेल से इसके बारे में, और आप सिर्फ फिलहाल इसका जवाब भी यहां पर दीजिए। तो जो लोग दोस्तों यहां पर जा रहे हैं यानी कि राजा उद्योग चंद के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बी इसका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि राजा उद्योग चंद। अच्छा भाई, प्रश्न तो आप कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, अच्छी बात है, प्रश्न में आपको मजा आ रहा है करने में, लेकिन थोड़ा सा अपनी उंगलियां भी चलाइए। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग जो एंटर हो रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दो, और उसके बाद फिर आप आनंद लीजिए पूरे प्रश्नों का। हम लोग रोजाना आते रहेंगे 9 बजे आपके साथ, बस आपको एक काम करना है, रोज की तरह विनती रहती है कि भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, और लोग भी जुड़े तो भाई उनका भी लाभ होगा, ठीक है। आपके बीच माहौल अच्छा बनेगा, पूरा कॉम्पिटिशन का माहौल देखने को मिलेगा, तो और ज्यादा मेहनत करती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि नहीं जी और लोग नहीं जुड़ने चाहिए, हम लोग हैं तो हमारे पास ही क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जितना जबरदस्त कंपटीशन होगा उतनी जबरदस्त तैयारी होती है, समझ गए आप। चुनौती जितनी बड़ी होती है उतना ही उसके लिए तैयार होना पड़ता है। अब मान लीजिए मुझे जो है लॉन्ग जंप मारनी है 5 फीट, तो 5 फीट के लिए क्या करूंगा, नॉर्मली से 5 फीट। अब मुझे लॉन्ग जंप मारनी है कितनी, लगभग 15-16 फीट, तो उसके लिए मुझे यानी चुनौती बहुत बड़ी है, तो मुझे उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना है। तो ठीक ऐसा ही होता है, माहौल जितना कंपटीशन में आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आप निखरोगे, समझ गए आप। कभी भी स्वयं की, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग देखते हैं कि मेरी तैयारी बड़ी अच्छी, मेरी तैयारी बड़ी अच्छी है, ये खुद को लगता है और सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। अगर अपनी तैयारी को परखना है तो अपने दोस्तों के यारों के बीच जाइए, अच्छे तैयारी करने के बीच जाइए, वहां पर आपकी जो तैयारी है आपको अपना पूरा मूल्यांकन पता चलेगा, और फिर आपको पता चलेगा कि मुझे और कितनी करनी है। वही तो हमको प्रोत्साहित करती है कि नहीं मुझे उससे और ज्यादा, क्योंकि उससे मुझसे ज्यादा आता है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए, और अगर ऐसी भावना आपके अंदर पैदा होती है, जुनून पैदा होता है, तो फिर कोई भी चीज ज्यादा कठिन नहीं होती है। आगे बढ़ो भाई इस क्वेश्चन के बाद, है ना। 11वां क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, सोच रहा होगा कि मुझे कहाँ छोड़ दिया 11वां क्वेश्चन को। अगला देखो 11वां क्वेश्चन, रोहिसाड़ा और खिड़ा ताल ये किस जनपद में स्थित है? रोहिसाड़ा
और खेड़ा ताल। सुर्खियों में रहा ताल, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, समझ गए आप। जो ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा जहां पर हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, मुख्यमंत्री ने किसी पुरानी चीज का शिलान्यास कर दिया, पुरानी चीज के लिए कहा इसका पुनरुत्थान करेंगे, उन चीजों को खासतौर से ढूंढ कर निकालिए और नोट कीजिए। आजकल ज्यादा क्वेश्चन उसी तरीके के बन रहे हैं। फिर आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन कहां से आ जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल भी इस तरह से नहीं देता आयोग की जो आपने कभी सुने ही ना हो, हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं, तब आयोग उस क्वेश्चन को डालता है। तो ऐसे ही ये दो भी सुर्खियों में रहे, रोहिसाड़ा और खेड़ा ताल। आपको बताना है कि किस जनपद में है, चमोली में है, नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में है या फिर उत्तरकाशी में है। जो जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये दोनों की दोनों दोस्तों रोहिसाड़ा और खेड़ा ताल, रोहिसाड़ा खेड़ा याद रखिएगा, ये चमोली जनपद में है। अगला क्वेश्चन देखो, काकरी घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? काकरी घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए पनार सरयू नदी, बी सरयू नदी काली नदी, सी काली नदी गोरी नदी, डी गोमती नदी पनार नदी। इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इसलिए आपको दिया है। आप लोग जो जा रहे होंगे ऑप्शन ए में, यानी कि पनार नदी सरयू नदी, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सरयू जो नदी आ रही है, सरयू नदी में जो पनार नदी मिलती है, इन्हीं में दोनों में ये काकरी घाट नामक स्थान पर इन दोनों का संगम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सरयू और काली नदी की, तो पंचेश्वर में मिलती है, आप सभी को पता है। सरयू नदी काली नदी की सबसे लंबी सहायक बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है। काली और गोरी नदी जौलजीबी में मिलती है। बाकी ये दोस्तों ये वाला गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नदियों का संगम यानी कि सरयू और पनार में काकरी घाट में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन, कि किस हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा हिमालय ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? कि जब यहां पर मानसून का आगमन होता है या जब वर्षा ऋतु शुरू होती है, तो उस दौरान किस हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है मध्य हिमालय, वृत्त हिमालय, बाह्य हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्यादा कठिन नहीं है, इससे पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था। देखो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाह्य हिमालय। अब आप लोग बहुत सारे सोचते हैं बाह्य हिमालय है कौन सा, जैसे मैंने लघु हिमालय का है ना, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि बाह्य हिमालय कौन सा होता है। भाई बाह्य हिमालय कहते हैं शिवालिक हिमालय का। अगर पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरी इसके लिए पूरी विस्तार से कक्षाएं हैं उत्तराखंड की भूगोल की, तो आप वहां पर इसकी पूरी कक्षाएं भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, ये वर्षा के लिए ही प्रसिद्ध है। और जो वृत्त हिमालय है इसको छायावृष्टि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बारिश सीधा बर्फ के रूप में होती है। और जो मध्य हिमालय है इसको ओलावृष्टि के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओले गिरते हैं। आप लोग देखना मध्य हिमालय में हमारे फलदार वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, सारे फल मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, सेब, आड़ू, नाशपाती, खुमानी, अखरोट, सब फल। और हमेशा ओले की मार से उधर के किसान चपेट में आ जाते हैं, समझ गए आप। तो इस तरह का भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, और 14वां क्वेश्चन है कि पावनेश्वर मंदिर ये किस जनपद में हमारा स्थित है? पावनेश्वर मंदिर, पावनेश्वर मंदिर पर भी मैं वीडियो ला चुका हूं, आप लोग पावनेश्वर मंदिर को अवश्य देख लीजिएगा कि पावनेश्वर मंदिर किस जनपद में है और क्या इसकी खूबियां हैं। तो वहां पर इसके बारे में कहां चले गए, जरूर चर्चा कीजिएगा। आप लोग इसके जवाब देते रहे कि पावनेश्वर मंदिर ये कहां पर है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन है अल्मोड़ा में है, चमोली में है, टिहरी में है, पिथौरागढ़ में है। और इसमें जो आप लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन अल्मोड़ा में है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। पावनेश्वर मंदिर हमारा अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों स्थित है। आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास यानी कि 15वां क्वेश्चन, और 15वां क्वेश्चन में देख लीजिए कि सुपीन नदी पूछा है। सुपीन नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन है आपके पास नेटवार से होता है, स्वर्ग रोहिणी से होता है, डोडरा कुआर से होता है या फिर यमुनोत्री से होता है। ये आपको इसका राइट जवाब देना है। और जो लोग यहां पर जा रहे हो देखो 100 से सुपीन, 100 से स्वर्ग रोहिणी उत्तरकाशी में, यहीं से दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे इस तरह से सुपीन नदी निकलती है स्वर्ग रोहिणी से, और इधर हिमाचल प्रदेश में डोडरा कुआर है, ये वाला डोडरा कुआर, यहां से रूपिन नदी निकलती है। दोनों की दोनों कहां पर मिलती है? ये आकर नेटवार में मिल जाती है। और इस नेटवार में मिलने के पश्चात यहीं से इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? टॉन्स नदी कहलाती है। समझ गए, यहाँ से तमस कहलाती है और आगे जब त्यूनी में पहुंचती है वहां से टॉन्स कहलाती है। तो बाकी यमुनोत्री से यमुना निकलती है। तो आज के दोस्तों जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमारे हो चुके हैं इस सेशन के, और उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देनी चाहिए आप लोगों को। दोस्तों आप लोग कमेंट देखो, आप लोगों की खासियत देखिए मैंने, आप लोगों को जैसे यहाँ से काम निकल जाता है आप सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। भाई कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करो, है ना। अगर अच्छा लग रहा तो हमारा हौसला अफजाई किया करो, बेकार लग रहा तो उस तरह भी कहा करो, यानी कि सुझाव देना है तो सुझाव भी दिया करो, लेकिन दिया जरूर करो यार कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय। कमेंट बिल्कुल भी नहीं आप लोग देंगे। कुछ लोग हैं बेचारे जो हमेशा हौसला अफजाई करते
कहते रहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको एनर्जी मिलती है, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। बाकी सब इतने सारे लोग जुड़ते हैं, सब गायब हो जाते हैं, है ना। चलो जो भी है आप लोगों की मर्जी है, हम तो आपके लिए भाई मेहनत इसी तरह से करते रहेंगे। तो बाकी मिलेंगे दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात बोलना भूल गया है, इसके बाद आपकी हिंदी की क्लास होती थी, आज आपकी हिंदी की क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज भी हमारे जो सर है सुभाष सर जी, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। कल भी ठीक नहीं थे, आज भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जल्द ही हम लोग जो है दुआ करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाए, तो और आपके बीच वो आ जाएंगे। उम्मीद है कल से आपके बीच वो आ जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।